जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज के जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन करने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को जो है मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज के क्लास में क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो आपको क्या करना है कि नोटबुक निकाल के बैठना है। अब नोटबुक निकालने इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको जो है आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपका एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक है, 2 से ढाई महीना में एनी हाउ हो जाएगा। और कंपटीशन हाई है तो इस समय को भी कम मानना है और दिन रात सुबह शाम शिद्दत से, ईमानदारी से, गुपचुप तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल भी दिखावा नहीं करना है। ठीक है? झारखंड में मौका कम मिलता है तो एक सीट जो है पक्का कर लेना है, उसके बाद सबके नज़रों में जो है क्या बन जाना है, हीरा बेटे। तो इसलिए कहते हैं कि एकदम मौका को एकदम नहीं जाने देना है, दिन-रात पढ़ना है। बाकी तो हम अपनी तरफ से 100% आप लोग के लिए लग ही गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान झारखंड के किस जिले में स्थापित है? पहला है धनबाद, दूसरा है रांची, तीसरा बोकारो, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए धनबाद में। तो ये जो केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान है ये झारखंड के धनबाद जिला में स्थापित है। और कब स्थापित हुआ है? तो ये 1946 ईस्वी में स्थापित हुआ है। ठीक है, कब किया गया है? तो 1946 में। तारीख को बढ़िया से लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो है आपका 1946 में स्थापित किया गया है। लेकिन ट्विस्ट वाली बात यह है कि 2007 में, ठीक है, 2007 में जो है केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान में जो है एक और शोध संस्थान को मिला दिया गया है। कौन सा? तो केंद्रीय खनन शोध संस्थान को इसमें शामिल कर दिया गया है। और वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है? तो वर्तमान में इसका नाम केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान हो गया है। ठीक है, इतना कम से कम आपको याद रखना है। अब हम लोग थोड़ा सा धनबाद के बारे में जानेंगे। तो ये जो धनबाद है, ठीक है, ये धनबाद जिला कब बना है? तो ये धनबाद जिला बना है 1956 में। और धनबाद को क्या कहा जाता है? झारखंड का कोयला नगरी कहा जाता है। ठीक है, झारखंड का कोयला नगरी कहा जाता है। साथ ही इसे भारत का कोयला का राजधानी भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। और जो है इसके बारे में आपको जानना है तो धनबाद में ही आपका क्या है? वासेपुर नाम का शहर है। क्या है? वासेपुर नाम का शहर है। और इस वासेपुर शहर पर आधारित बॉलीवुड में एक पिक्चर बना है गैंग ऑफ वासेपुर। चूँकि ये जो फ़िल्म जो है झारखंड के धरती पर आधारित है, इसलिए आपका जो है क्वेश्चन में पूछ चुका है और आगे भी पूछने की प्रबल संभावना है, इसलिए हम आपको बता दिए। अब बाकी जिला का हम लोग स्थापना देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। रांची झारखंड की राजधानी है और यह जिला बना है 1899 ईस्वी में। बोकारो को स्टील सिटी कहा जाता है और यह जिला बना है 1991 में। हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहते हैं और यह जिला बना है 1833 में। इतना कम से कम आपको एक क्वेश्चन में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? पहला है बिहार का शोक, दूसरा है झारखंड का शोक, तीसरा है बंगाल का शोक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बंगाल का शोक। अब ये जो दामोदर नदी है ये झारखंड में बहता है, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। तो दामोदर नदी के बारे में विस्तार से देखते हैं। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? टोरी में निकलता है, टोरी से। और टोरी कहाँ है? तो टोरी आपका लातेहार में है। कहाँ है? लातेहार में। और लातेहार जिला कब बना है? तो लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। ये हो गया आपका इसका उद्गम स्थल और जगह। अब हम लोग और थोड़ा सा दामोदर के बारे में जान लेते हैं। तो दामोदर को जो है देव नदी भी कहा जाता है। साथ ही इसको जो है झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी भी माना जाता है। साथ ही इसे जो है झारखंड का सबसे लंबी नदी कहा जाता है। अब लंबी कहने से थोड़ी होगी, अब बताना होगा कि भाई कितना लंबा है। तो झारखंड में जो है इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि झारखंड में इसका प्रवास क्षेत्र 290 किलोमीटर है। इतना आपको याद रखना है। और इसी दामोदर नदी को जो है क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। शोक मतलब होता है दुःख का कारण। तो इसको शोक यानी कि दुःख किस बात का है भाई? तो आपको बता दें कि इस दामोदर नदी में जो है अत्यधिक बाढ़ आता है, जिससे काफ़ी जान-माल की क्षति होती है, जिसके कारण इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है मुख्य न्यायाधीश, चौथा है विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विधानसभा अध्यक्ष। तो विधानसभा में जब भी कोई विधेयक पेश किया जाता है तो विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो ये फैसला विधानसभा अध्यक्ष करता है। अब विधानसभा अध्यक्ष करता है तो हम लोग को क्या जानना चाहिए कि झारखंड में वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ महतो। कौन है? रविंद्रनाथ महतो जो है झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, और यह जो है आपका क्या है, JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक हैं और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं। इतना आपको याद रखना है। साथ ही क्या याद रखना है कि इनका जो है विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? इनका विधानसभा क्षेत्र का नाम नाला है। और ये नाला विधानसभा किस जिला के अंतर्गत आता है? तो यह आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है। और जामताड़ा जिला कब बना है? तो जामताड़ा जिला बना है 2001 ईस्वी में। और जामताड़ा जिला को क्या कहा जाता है? तो सांपों का शहर कहा जाता है। ठीक है, साथ ही जो है ये जामताड़ा जो है आपका जो है पूरे विश्व में साइबर क्राइम के लिए कुख्यात है, जो कि अच्छा बात नहीं है। ठीक है, तो इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि देवघर का वैद्यनाथ मंदिर किस शैली में बना है? पहला है मथुरा शैली, दूसरा है बेसर शैली, तीसरा है द्रविड़ शैली, चौथा है नागर शैली। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नागर शैली में बना हुआ है। अब ये जो वैद्यनाथ मंदिर है ये जो है कहाँ पर है? तो ये आपका देवघर जिला में। कहाँ है? देवघर जिला में। और देवघर जिला कब बना है? तो ये बना है 1983 में। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा मंदिर के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो वैद्यनाथ मंदिर है ये क्या है? भगवान शिव का मंदिर है। क्या है? भगवान शिव का मंदिर है। और यहाँ पर जो है प्रत्येक साल सावन के महीना में पूरे 1 महीना के लिए जो है आपका क्या है, श्रावणी मेला लगता है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो है लाखों में श्रद्धालु आते हैं और पूरे विश्व से आते हैं। और सभी श्रद्धालु जो है एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं। और आपको बता दें ये जो वैद्यनाथ मंदिर है इसके बारे में जो है पुराणों में क्या कहा गया है जानते हैं? ये जो पुराण होता है, पुराणों में लिखा गया है कि यहाँ पर जो है अंतिम संस्कार करना उपयुक्त है। अंतिम संस्कार के लिए बिल्कुल सही जगह है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे एक दंत कथा प्रचलित है कि भगवान शिव यानी कि महादेव, माता सती यानी कि जो माँ पार्वती का एक रूप है, उनके हृदय का अंतिम संस्कार यहीं पर किए थे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वैद्यनाथ मंदिर में जो है अंतिम संस्कार करना उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, और आपको बता दें अब ये मेन मुद्दा, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो करवाने वाला व्यक्ति का नाम राजा पूरनमल है। ये भी आपको याद रखना है, जो कि गिद्धौर राजवंश के थे। कहाँ के थे? गिद्धौर राजवंश के राजा पूरनमल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। और यहाँ पर जो लिंग है यानी कि शिवलिंग है उसको क्या कहा जाता है? मनोकामना लिंग। क्या कहा जाता है? मनोकामना लिंग कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर आप जो भी मनोकामना लेके जाते हैं आपकी इच्छा पूरा हो जाती है। इतना कम से कम आपको जो है याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि रजरप्पा मंदिर में किस देवी की मूर्ति है? पहला है माँ दुर्गा, दूसरा है पार्वती, तीसरा है लक्ष्मी, चौथा है छिन्नमस्तिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छिन्नमस्तिका। छिन्नमस्तिका अर्थात माँ काली का। ठीक है, माँ काली का सिर कटा हुआ वाला मूर्ति वहाँ पर स्थापित है। कहाँ पर? तो रजरप्पा मंदिर में। आज रजरप्पा मंदिर के बारे में हम लोग विस्तार में जानते हैं। तो पहली बात जो है ये जो रजरप्पा मंदिर है ये कहाँ पर है? तो ये आपका रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, और रामगढ़ जिला कब बना है? तो 12 सितंबर 2007 ईस्वी को रामगढ़ जिला बना है। अब इस मंदिर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो ये जो आपका रजरप्पा मंदिर है ये आपका इसी को हम लोग छिन्नमस्तिका मंदिर भी बोलते हैं। ये रामगढ़ के रजरप्पा नामक स्थान पर है। और आपको बता दें कि यह जो है आपका दामोदर, ठीक है, दामोदर प्लस भैरवी नदी के संगम में स्थापित है। भैरवी नदी को ही क्या कहा जाता है? तो भेड़ा नदी भी कहा जाता है। तो दामोदर और भैरवी नदी के संगम में ही आपका रजरप्पा मंदिर है। इतना कम से कम आपको याद रखना है, जो कि रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो है माँ काली का सिर कटा हुआ मूर्ति है यानी कि माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है। और यहाँ पर जो है आपका क्या है, बकरे की भी बलि दी जाती है। और यह जगह जो है तंत्र विद्या के लिए उपयुक्त माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है।
और इस रजरप्पा मंदिर के बगल में ही आपका क्या है, तो इस रजरप्पा मंदिर के बगल में ही आपका रजरप्पा जलप्रपात है। क्या है? रजरप्पा जलप्रपात है। और ये जलप्रपात भी आपका किस नदी पर है, तो दामोदर और भैरवी नदी पर आपका रजरप्पा जलप्रपात है। तो इतना कम से कम आपको जो है डिटेल में याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अल्बर्ट एक्का का जन्म गुमला जिला के किस गांव में हुआ था? पहला है राजा डेरा, दूसरा है जारी, तीसरा है रत्तासिल्ली, चौथा मझगांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जारी गांव में। कहीं कहीं इसी को जाड़ी गांव भी लिख देगा या किसी जगह इसी को जड़ी गांव भी लिखता है, लेकिन वास्तविक नाम इसका जारी है, इतना आपको याद रखिएगा। ठीक है, तो अल्बर्ट एक्का के बारे में आपको पहले बताएंगे, लेकिन सुनिए, जारी गांव हुआ है, कहाँ हुआ? गुमला जिला में। तो गुमला जिला का स्थापना कब हुआ है? तो 1983 ईस्वी में। इतना क्लियर हो गया। अब आप लोग सुनिए अल्बर्ट एक्का के बारे में। तो अल्बर्ट एक्का इतना चर्चित क्यों है? तो आपको बता दें कि पूरे झारखंड में जो है परमवीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र से सम्मानित एकमात्र व्यक्ति हैं, और कौन है? आपके अल्बर्ट एक्का हैं। और ये जो परमवीर चक्र जो होता है, ठीक है, ये सेना के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसीलिए खास है। अब इन्हें जो है परमवीर चक्र से सम्मानित क्यों किया गया है? तो आपको बता दें कि 1971 में जो हुआ था आपका क्या, भारत पाक, ठीक है, भारत पाक युद्ध हुआ था, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। उसमें जो है पाकिस्तानियों का छक्का छुड़ाते हुए क्या है, अल्बर्ट एक्का शहीद हो गए थे, जिनके कारण इन्हें जो है मरणोपरांत जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, जो कि झारखंड में जो है परमवीर चक्र पाने वाले ये प्रथम सिपाही या प्रथम व्यक्ति हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब इनका व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा सा ताका झांकी करते हैं। तो इनकी पत्नी का नाम क्या है? इनकी पत्नी का नाम है बलम दीना। क्या नाम है? इनकी पत्नी का नाम बलम दीना है। और इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता ने इनके बेटे का नाम क्या है? विसेंट। विसेंट इनके बेटे का नाम है। और इनका टाइटल एका है, तो आप लोग एका डाल सकते हैं, बलम दीना एका और विसेंट एका। अब जो है और थोड़ा सा हम बता देते हैं कि ये जो अल्बर्ट एक्का है, इनका जन्म गुमला जिला के जारी गांव में हुआ है, लेकिन कब हुआ था वो बता देते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 7 दिसंबर 1942 में इनका जन्म हुआ है, और मृत्यु हो गया है इनका 3 दिसंबर, ठीक है, 3 दिसंबर 1971 में इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, इतना कम से कम आपको याद रखना है। और एक चीज़ छूट रहा है कि इनका जो रैंक है, इनका रैंक क्या था? इनका रैंक था लांस नायक। क्या था? लांस नायक अल्बर्ट एक्का कहा जाता है। चलिए, तो इतना आप लोग जो है अल्बर्ट एक्का के बारे में याद रखिए, और बाहर से नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या झारखंड में कितनी है? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 5, चौथा है 10। तो 2011 में जनगणना हुआ था, उसके अनुसार झारखंड में जो है 10 लाख से अधिक संख्या वाला जिला कितने हैं, ये पूछना चाह रहे हैं, ये शहर कितने हैं। तो हो जाएगा इसका क्या, ऑप्शन नंबर बी 3 है। अब 3 शहर कौन कौन है जिनमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या थी? तो एक था आपका रांची शहर, ठीक है, एक रांची शहर है। और दूसरा कौन हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका जमशेदपुर शहर, जमशेदपुर। और तीसरा कौन हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका धनबाद। तो ये 3 जिले जो थे जिसमें क्या है 10 लाख से अधिक जनसंख्या थी। अब रांची की बात करेंगे तो ये जिला बना है 1899 में। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है, और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। धनबाद जिला बना है 1956 में। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो 3 शहर थे जहाँ पर जो है क्या है 10 लाख से अधिक जनसंख्या थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि गौतम बुद्ध अभयारण्य झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है कोडरमा, तीसरा है लातेहार, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोडरमा में। ठीक है, ये जो गौतम बुद्ध अभयारण्य है ये आपका झारखंड का कोडरमा जिला में है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो है गौतम बुद्ध अभयारण्य की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1976 में होती है। और इसका जो है ये जो गौतम बुद्ध अभयारण्य है इसका विस्तार झारखंड और बिहार दोनों राज्य में है। बिहार का जो है गया जिला, बिहार का गया जिला, और झारखंड का जो है आपका कोडरमा जिला, ठीक है, झारखंड का कोडरमा जिला। इन दोनों जिलों में जो है इनका विस्तार है। ये वाला जो है बिहार में, ये वाला झारखंड में। यानी कि आप कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध अभयारण्य का जो है विस्तार झारखंड और बिहार दोनों में है, ठीक है। और झारखंड का कौन जिला हो जाएगा? तो झारखंड का कोडरमा जिला।
अब हम लोग जानेंगे कि है इसका जो है विस्तार कितना है, मतलब कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो आपको बता दें यह लगभग जो है 259 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इतना आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा हम लोग कोडरमा जिला के बारे में जानते हैं। तो ये वही कोडरमा है, ठीक है, ये वही कोडरमा है जहाँ पर जो है बहुतायत मात्रा में क्या पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है। इसीलिए इस कोडरमा जिला को जो है क्या कहा जाता है, भारत का अभ्रक का राजधानी भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो है आपका जो है उच्च कोटि की, कैसी, तो उच्च कोटि की अभ्रक पाया जाता है। अब उच्च कोटि का अभ्रक होने के कारण जो है इसका डिमांड विदेशों में भी है, काफ़ी ज़ोर शोर से है। और इस उच्च कोटि के अभ्रक को क्या कहा जाता है, तो रूबी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सब आपको जानना ही होगा। इसके अलावा जब अभ्रक की बात आया तो आपको बता दें कि कोडरमा के अलावा जो है आपका हो जाएगा जैसे गिरिडीह जिला हो जाएगा। इसके अलावा हो जाएगा आपका हजारीबाग जिला। इन 3 जिलों में जो है मुख्य रूप से आपका क्या है, अभ्रक पाया जाता है, ठीक है। कोडरमा के अलावा गिरिडीह में भी और हजारीबाग में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले बाकी जिला का स्थापना बता दें, एक बार बता ही देते हैं। रांची 1899 में जिला बना है, लातेहार 2001 में और हजारीबाग 1833 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि उधवा झील पक्षी विहार का स्थापना कब हुआ था। पहला 1991, दूसरा 1967, तीसरा 1986, चौथा 1994। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1991 में, ठीक है। इसकी स्थापना उधवा झील पक्षी अभयारण्य की स्थापना 1991 में हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब किस लिए किया गया है, तो विभिन्न पक्षी के प्रजातियों के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना किया गया है। और इसे जो है आपको बता दें, इसे जो है 1 फरवरी 2025 को जो है क्या है, रामसर साइट में भी इसको दर्ज किया गया है। किस में, तो रामसर साइट में भी इसको जो है दर्ज किया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो उधवा पक्षी अभयारण्य की स्थापना 1991 में किया गया है। अब हम लोग जानेंगे कि किस जिला में किया गया है। तो इसकी स्थापना जो है साहेबगंज जिला में किया गया है। कहाँ पर, तो साहेबगंज जिला में किया गया है। अब साहेबगंज जिला के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो साहेबगंज जिला की बात की जाए तो साहेबगंज जिला बना है कब, पहले लिख ही लेते हैं तो आप लोग भूल जाइएगा। साहेबगंज जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहां पर आपका क्या है, गंगा नदी बहती है। इसके अलावा आपको बता दें कि साहेबगंज जिला में ही आपका क्या है, राजमहल का क्षेत्र, क्या है, राजमहल का क्षेत्र है। और राजमहल के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो बंगाल की राजधानी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि चंद्रपुर, पूरा नहीं यहाँ पर पूरा कर दीजिएगा, चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह किस जिले में स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है बोकारो, तीसरा है रामगढ़, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बोकारो जिला में। बोकारो जिला में आपका क्या है, चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह, इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो चंद्रपुरा विद्युत गृह है इसकी स्थापना कब हुई है। तो इसकी स्थापना हुई है 1965 ईस्वी में। कब हुई है, 1965 ईस्वी में। और किसके अधीन ये काम करता है, तो यह डीवीसी के अधीन कार्य करता है, यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अधीन काम करता है, ठीक है। और ये किस नदी पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह किस नदी पर है, तो यह आपका दामोदर नदी पर है, ठीक है, दामोदर नदी पर है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कोयला आधारित ताप विद्युत गृह स्थापित है। यह क्या है, यह कोयला आधारित ताप विद्युत गृह है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1965 में, और यह डीवीसी यानी कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत ये बना हुआ है, और ये जो है आपका दामोदर नदी पर है, इतना आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जो है दामोदर जिला के बारे में बात करते हैं। दामोदर जिला नहीं, बोकारो जिला के बारे में बात करते हैं। तो बोकारो जिला जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्टील सिटी। बोकारो जिला को हम लोग स्टील सिटी कहते हैं। और यह जिला कब बना है, तो यह जिला बना है आपका 1991 में, ठीक है। कब बना है, 1991 में ये जिला बना है। और बोकारो के बारे में आपको बता दें कि बोकारो में जो है क्या है आपका बोकारो इस्पात संयंत्र, जिसके कारण इसको बोकारो स्टील सिटी भी कहा जाता है। और बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया है। कब, 1964 ईस्वी में। किस देश की सहायता से किया गया है, तो सोवियत संघ रूस देश की सहायता से किया गया है। किस जगह पर किया गया है, तो माराफारी नामक स्थान पर किया गया है, इसीलिए बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी कहा जाता है,
ठीक है, इतना आपको बोकारो के बारे में आपको याद रखना है। और एक बात बोकारो के बारे में याद आ गया कि बोकारो में ही आपका क्या है, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा जैविक उद्यान है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बाकी का स्थापना बता ही देते हैं। रांची 1899 में, बोकारो 1991 में, और आपका रामगढ़ 2007 में, और धनबाद जो है 1956 में जिला बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि पतरातू परियोजना किस नदी पर आधारित है? पहला है दामोदर, दूसरा है स्वर्णरेखा, तीसरा है नलकारी, चौथा है कारो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नलकारी। ठीक है, नलकारी नदी में पतरातू परियोजना आपका नलकारी नदी में है, ये आपको याद रखना है। और ये जो है आपका पतरातू परियोजना, ये कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा रांची से लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी में। ठीक है, रांची से 30 से 40 किलोमीटर की दूरी में आपका रामगढ़ जिला में है। कहाँ पर है? तो रामगढ़ जिला में पतरातू परियोजना है। किस नदी पर है? तो आपका नलकारी नदी पर है। अब हम लोग थोड़ा सा जो है रामगढ़ जिला के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो रामगढ़ जिला की बात की जाए तो रामगढ़ जिला जो है कब बनता है? 12 सितंबर 2007 ईस्वी को रामगढ़ जिला की स्थापना होता है। और यह जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है, इतना आपको याद रखना है। लेकिन झारखंड के इतिहास के नज़र से भी हम लोग देखेंगे तो रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? तो राजा बागदेव सिंह ने की थी। किसने? तो राजा बागदेव सिंह ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो नलकारी नदी पर पतरातू परियोजना बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सब नदी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हैं। दामोदर नदी की उद्गम स्थल टोरी है। कहाँ है? टोरी है। और टोरी कहाँ पर है? तो टोरी आपका लातेहार में है। ठीक है, शॉर्ट में बता रहे हैं। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल नगड़ी है, रांची के नगड़ी गांव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। तो आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन कितना सटीक लाए हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। साथ ही जो है ये जब भी आप हमारा क्लास करते होंगे तो एग्जाम में तो ये आएगा ही, लेकिन आपका जो है नॉलेज काफ़ी बढ़ जा रहा होगा। आप लोग झारखंड को बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है आप लोग जो है क्या कीजिए कि क्लास को एक बार लाइक कीजिए, दिल से लाइक कीजिए। हम भी आप लोग के लिए दिल से दुआ निकालेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर आधारित है? पहला है दामोदर, दूसरा है बराकर, तीसरा है मयूराक्षी, चौथा है शंख नदी। तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? अच्छा, तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, बराकर नदी पर है। ठीक है, और आपको बता दें इसकी स्थापना कब हुआ है, किस नदी में, सब कुछ हम बताएंगे। थोड़ा सा धैर्य के साथ सुनिएगा। तिलैया जल विद्युत परियोजना ये आपका बराकर नदी में है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में हुई है। ठीक है, और ये जो बराकर नदी जो है आपका क्या है? दामोदर नदी की सहायक नदी है। किसकी? दामोदर नदी की सहायक नदी है। और ये भी जो है आपका डीवीसी के अंतर्गत बनाया गया है, यानी कि दामोदर वैली कारपोरेशन, यानी कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है, कब बनाया गया है? 1953 में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया है? तो बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली के उत्पादन के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है। अब हम लोग जानेंगे कि यह किस जिला में है। हम लोग जान तो गए कि ये बराकर नदी में है तिलैया जल विद्युत परियोजना, लेकिन यह कहाँ पर है? तो यह आपका कोडरमा जिला में है। कहाँ पर है? कोडरमा जिला में। और इसी कोडरमा को क्या कहा जाता है? भारत का अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बाकी नदी के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। दामोदर के बारे में ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बराकर नदी में ये तो है ही, हम लोग मयूराक्षी और शंख नदी के बारे में बात करते हैं। तो मयूराक्षी नदी की बात किया जाए तो मयूराक्षी नदी का दूसरा नाम क्या है? मयूराक्षी नदी का दूसरा नाम मोर नदी है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल त्रिकुट की पहाड़ी। कहाँ है? त्रिकुट की पहाड़ी। और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है? तो त्रिकुट की पहाड़ी देवघर में है। और देवघर जिला कब बना है? तो 1983 में बना है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ध्यान सुनिए। अब ये जो मयूराक्षी नदी है, इसी नदी पर आपका क्या है? मसान जोर डैम बना हुआ है। क्या है? मसान जोर डैम बना हुआ है। और इसी मसान जोर डैम को क्या कहा जाता है? कनाडा बांध कहा जाता है। कनाडा बांध क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कनाडा देश के सहायता से बनाया गया है। और ये जो मसान जोर डैम है जो कि मयूराक्षी नदी पर है, ये किस जिला में है? तो ये आपका दुमका जिला में है। कहाँ है? दुमका जिला में है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए
हम लोग देखेंगे थोड़ा सा शंख नदी। शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो ये चैनपुर से निकलता है। अब ये चैनपुर कहाँ है सर? तो चैनपुर आपका गुमला जिला में है भाई। और गुमला जिला कब बना सर? तो ये बना है 1983 में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और यही शंख नदी है जिस पर जो है प्राचीन समय में कहा जाता था कि यहाँ पर जो है आपका हीरा मिलता है। प्राचीन समय की बात नहीं, अभी भी मिलता है, बस शिद्दत से खोजना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि राज्यपाल को किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त नहीं होती है। यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है आपको कम सुनने देखने को मिलता है, और एक बार समझ लीजिएगा तो इसको बार बार पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। तो राज्यपाल साहब को जो है बहुत सारा शक्ति मिलता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि कौन सा शक्ति प्राप्त नहीं है। पहला है विधायी शक्ति, दूसरा है कार्यपालिका शक्ति, तीसरा है न्यायिक शक्ति, चौथा है सैन्य शक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सैन्य शक्ति। ठीक है, राज्यपाल को जो है सैन्य शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती है, और ये तीनों शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। विधायी शक्ति भी है, कार्यपालिका शक्ति भी है, और न्यायिक शक्ति भी है, लेकिन सैन्य शक्ति नहीं है। और आप जानते हैं कि देश में सेंट्रल में जो काम राष्ट्रपति जी करती हैं, जो काम राष्ट्रपति जी करती हैं, वही काम राज्य में एक राज्यपाल का होता है। यानी कि दोनों का पद सेम जैसा है। राज्य में जो होता है राज्यपाल के लिए, वही राष्ट्रपति का देश में होता है। लेकिन दोनों में एक खास बात अंतर है, वो क्या है कि राष्ट्रपति जो होती है तीनों सेनाओं का प्रमुख होती है। क्या होती है? राष्ट्रपति जो होती है तीनों सेनाओं का प्रमुख होती है, जल, थल और वायु सेना सबका प्रमुख होती है, सबसे मेन होती है। लेकिन राज्यपाल को जो है सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसके अलावा और एक बात अलग करता है दोनों में, कि राज्यपाल जो है किसी की सज़ा को कम ज़रूर कर सकता है, लेकिन किसी का जो है मृत्यु दंड मिला है उसको माफ़ी नहीं दे सकता है। जबकि राष्ट्रपति जो है किसी को भी क्षमा दान दे सकता है। किसी को फांसी भी आप सुनाए हैं, मृत्यु दंड भी सुनाए हैं, उसको भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकती है। तो यही फ़र्क है, तो ये आपको याद रखना है। तो राज्यपाल को जो है सैन्य शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है राज्यपाल, चौथा है मुख्य न्यायाधीश। आप लोग सोच रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री की नियुक्ति होता है तो फॉर्म हम लोग भी भरेंगे। अरे ऐसा बात नहीं, ध्यान से सुनिएगा, सब बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है किनके द्वारा? तो किया जाता है आपका राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, यानी कि राज्यपाल साहेब ही इनको क्या कहते हैं, अनुमति देते हैं कि आप जो है आप सीएम बन सकते हैं। और सीएम कौन बनता है? जैसे आपको बता दें कि झारखंड में मान के चलिए 81 विधानसभा सीट है, और जिस भी पार्टी में आपका क्या है 41 या तो 42 सीट आ गया, तो बहुमत हासिल करने वाला दल बन गया। और जो भी बहुमत हासिल करने वाला जो पार्टी होता है, वो अपने जो किसी भी एक व्यक्ति को क्या है अपना मुख्यमंत्री बनाते हैं, और उसमें क्या है राज्यपाल का स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो राज्यपाल जब स्वीकृति दे देता है, तो जिसका भी बहुमत दल वाला जो है पार्टी, वो क्या है मुख्यमंत्री बना लेता है। लेकिन राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होती है, इसीलिए कहा जा रहा है कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब राज्यपाल का जिक्र आया है तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान से सुनते हैं। तो राज्यपाल, अगर पूछा जाए कि झारखंड में प्रथम राज्यपाल कौन था, प्रथम राज्यपाल, तो प्रथम राज्यपाल का नाम प्रभात कुमार है। क्या नाम है? प्रभात कुमार झारखंड के प्रथम राज्यपाल हैं। लेकिन साथ में ये भी याद रखना है कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो संतोष गंगवार। कौन है? संतोष गंगवार झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि झारखंड के प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो हो जाएगा आपका द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू झारखंड के महिला राज्यपाल हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू क्या है? भारत की प्रेसिडेंट है, और वो भी एक रिकॉर्ड के साथ कि भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है विधानसभा अध्यक्ष, चौथा है महाधिवक्ता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री। तो जो मंत्री परिषद होता है, जितना भी मंत्री बनाए जाते हैं राज्य में, उनका लीडर या मेन कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। अब मुख्यमंत्री के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बाबूलाल मरांडी। क्या नाम है?
बाबूलाल मरांडी है। ठीक है, और बाबूलाल मरांडी कब झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। उसके बाद ये जो है 3 साल तक रहते हैं, अर्थात 2003 तक, यानी कि 3 साल तक ये क्या है, झारखंड को सीएम के रूप में सेवा करते हैं। कौन? बाबूलाल मरांडी। ठीक है, किस राजनीतिक पार्टी से थे? तो ये जो है बाबूलाल मरांडी जो थे आपका बीजेपी से थे। क्या थे? बीजेपी से थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से थे। इसके अलावा हम लोग को क्या जानना है कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम हेमंत सोरेन है। क्या नाम है? हेमंत सोरेन नाम है। और ये किस राजनीतिक पार्टी से हैं? तो ये जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। और जेएमएम की स्थापना कब हुई है? तो जेएमएम का स्थापना 4 फरवरी 1973 को हुई है। और जेएमएम का चुनाव चिन्ह क्या है? तो तीर धनुष है। ये सब भी आपको जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना होगा। और हेमंत सोरेन किनके पुत्र हैं? तो शिबू सोरेन के पुत्र हैं। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम क्या है? तो इनकी पत्नी का नाम कल्पना सोरेन है, जो कि गांडई विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। क्या है? गांडई विधानसभा क्षेत्र से आपकी कल्पना सोरेन, जो कि हेमंत की पत्नी है, विधायक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? पहला है 6, दूसरा है 14, तीसरा है 9, चौथा है 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, 9। तो फिर से आ गया झारखंड विधानसभा, फिर से बताते हैं। तो झारखंड विधानसभा में जो है टोटल कितना सीट है? 81 सीट है। पहले और एक हुआ करता था तो हो जाता था कितना? 82 हो जाता था। और ये जो एक सीट होता था वो क्या होता था? निर्वाचित नहीं होता था, बल्कि क्या होता था? मनोनीत। अब मनोनीत मतलब बहुत कोई नहीं समझते हैं तो बता दें, मनोनीत मतलब इसको जो है राज्यपाल जो है अपने मर्जी से सिलेक्ट करते थे, उसके लिए वो वोट के जरिए वो चुना के नहीं आता था। ठीक है, तो एक मनोनीत होता था, उसको मिला के 82 होता था। और मनोनीत सदस्य जो होते थे वो कौन होते थे? तो एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत किया जाता था राज्यपाल के द्वारा। लेकिन वर्तमान में जो है उसको जो है हटा दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से उसको हटा दिया गया है। तो वर्तमान में जो है झारखंड में जो है विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 81 है। अब ये जो 81 विधानसभा सीट है इसका भी बंटवारा है। एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति, इनके लिए जो है 28 सीट आरक्षित है। एससी यानी कि अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 9 सीट आरक्षित है। और बाकी जितना भी बच गया उसको हम लोग जनरल वर्ग यानी कि सामान्य वर्ग के तहत रखते हैं, और वो कितना है? 44 है। तो यहाँ पर पूछा क्या है? अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए 9 सीट आरक्षित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 7। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्षों के लिए। तो विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों के लिए। आप सभी जानते हैं कि विधानसभा के सदस्य अर्थात एमएलए लोग यानी कि विधायक लोग चुन के आते हैं कितने साल के लिए? 5 साल के लिए चुन के आते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि विधानसभा का जो है कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। अब ये विधानसभा का जिक्र आया है तो हम लोग फिर से कुछ ना कुछ नया फैक्ट जानने का प्रयास करते हैं। तो आपको बता दें कि हमारा जो विधानसभा है इसमें विधान परिषद नहीं है, यानी कि कह सकते हैं कि झारखंड का जो है विधानमंडल, ठीक है, झारखंड का विधानमंडल एक सदनीय है। कैसा है? तो एक सदनीय है, एक ही सदन है, और वो सदन का नाम क्या है? विधानसभा है। अगर 2 सदन होता तो इसमें क्या होता? इसमें विधान परिषद भी होता, लेकिन एक सदनीय है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और 28 राज्य में जो है सिर्फ और सिर्फ 6 राज्य में आपका क्या है? 6 राज्य में ही आपका क्या है? विधान परिषद है। क्या है? विधान परिषद है। विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद सिर्फ और सिर्फ आपका 6 राज्य में है। और ये 6 राज्य कौन कौन है तो वो भी आपको हम बता देते हैं। तो एक हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में आपका विधानसभा के साथ विधान परिषद है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका बिहार। चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा तेलंगाना। चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा हो नहीं, पांचवा क्या हो जाएगा? तो पांचवा हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। और छठा हो जाएगा आपका कर्नाटक। तो ये 6 राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा के साथ साथ आपका क्या है? विधान परिषद हैं।
ठीक है। अरे यहाँ 6 में टिक मार दिया, अरे कार्यकाल ये मारना है, ठीक है। तो भारत के जो है 28 राज्य में से में 22 राज्य में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, जबकि बाकी 6 राज्य में जो है विधानसभा के साथ-साथ विधान परिषद भी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? पहला है 1 लाख रुपया, दूसरा है 1.5 लाख रुपया, तीसरा है 2 लाख रुपया, चौथा है 2.5 लाख रुपया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2.5 लाख रुपया। तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो 2.5 लाख रुपया वेतन मिलता है। इसके अलावा कई भत्ते और पेंशन भी है, जिसमें से आपको बता दें कि 34,000 रुपया 34,000 रुपया जो है उनको जो है प्रति माह सत्कार भत्ता शामिल किया गया है। सत्कार भत्ता भी मिलता है प्रति माह 34,000 रुपया, ठीक है। ये तो वेतन मिलता ही है, इसके अलावा भी कई भत्ता लोग है, पेंशन भी है, बहुत सारा कुछ का फंड उन लोग को मिलता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग थोड़ा-सा उच्च न्यायालय के जिक्र आया है तो झारखंड उच्च न्यायालय के बारे में थोड़ा-सा बात कर ही लेते हैं, ठीक है। तो झारखंड उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है वर्तमान में? तो वर्तमान उनका नाम क्या है? तरलोक सिंह चौहान। क्या नाम है? तरलोक सिंह चौहान। ये क्या है? झारखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। इनकी नियुक्ति हुई है कब? इनकी नियुक्ति हुई है 2025 में, ठीक है। 2025 में इनकी नियुक्ति हुई है। लेकिन आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है कि झारखंड के प्रथम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के नाम विनोद कुमार गुप्ता है। क्या नाम है? तो विनोद कुमार गुप्ता ये झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य कब तक पद पर बने रहते हैं? पहला है राज्यपाल की इच्छा के अनुरूप, दूसरा है 70 वर्ष की आयु तक, तीसरा है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये जो झारखंड लोक सेवा आयोग की बात हो रहा है, ये बात हो रहा है जेपीएससी की बात हो रहा है, ठीक है। तो इसका सदस्य कब तक अपने पद पर बने रहते हैं? पहला राज्यपाल की इच्छा के अनुरूप, दूसरा है 70 वर्ष की आयु तक, तीसरा है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष तक रहेंगे वो व्यक्ति जो यहाँ का सदस्य बना है। या तो उनका अगर 62 साल हो गया तो पहले भी रिटायर हो सकता है, और 62 साल नहीं हुआ है तो वो 6 साल तक रहेगा। दोनों में से में जो पहले पूरा हो जाए, या तो 6 वर्ष पहले पूरा हो जाए या 62 वर्ष पूरा हो जाए, तो उनका क्या हो जाएगा? रिटायरमेंट हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है झारखंड लोक सेवा आयोग अर्थात जेपीएससी की सदस्य के बारे में। अब ये जो झारखंड लोक सेवा आयोग है, इसका गठन कब होता है? तो इसका गठन होता है आपका 16 जनवरी 2001 को। कब होता है? तो जनवरी 2001 में इसकी स्थापना होती है। किसकी? झारखंड लोक सेवा आयोग की। अब ये तो जान ही लिए, अब हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो अध्यक्ष है जेपीसी के अध्यक्ष, उनका नाम क्या है? एल खंगियाते। क्या नाम है? एल खिंगियाते इनका नाम है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। झारखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष एल खंगियाते हैं और इनकी नियुक्ति फरवरी 2025 में की गई है, ठीक है। चलिए इतना कुछ कम से कम आपको याद रखना है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड में कौन सा त्यौहार एक वर्ष में 2 बार मनाया जाता है? पहला है रक्षाबंधन, दूसरा है सोहराय, तीसरा है छठ, चौथा है होली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छठ। छठ जो है झारखंड का प्रमुख त्यौहार है। झारखंड का प्रमुख त्यौहार छठ है, लेकिन यह जो है छठ जो त्यौहार है बिहार का क्या है? बिहार का महापर्व है। बिहार में जो है ये काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और ख़ास बात यह है कि साल में यह 2 बार मनाया जाता है। लेकिन इससे संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकता है या क्या पूछता है कि छठ में किसकी पूजा की जाती है? तो भगवान सूर्य की आराधना की जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बाकी त्यौहार के बारे में भी थोड़ा-सा हम लोग चर्चा करते हैं। तो रक्षाबंधन, रक्षाबंधन जो है आपका कब मनाया जाता है? तो सावन की पूर्णिमा में, ठीक है। सावन की पूर्णिमा में रक्षाबंधन मनाया जाता है, और यह जो है भाई-बहन के प्रेम पर आधारित त्यौहार है। इसीलिए रक्षाबंधन की तुलना जो है कर्मा त्यौहार से की जाती है। किससे? कर्मा त्यौहार से, क्योंकि कर्मा त्यौहार भी क्या है? भाई-बहनों के पवित्र प्रेम का त्यौहार है। इसीलिए रक्षाबंधन और कर्मा की तुलना की जाती है। अब बाकी त्यौहार की अगर बात करेंगे सोहराय की,
तो सोहराय जो है झारखंड में एक चित्रकारी है। क्या है? झारखंड में एक चित्रकारी है और सोहराय चित्रकारी को जो है जीआई टैग भी मिला है, यानी कि भौगोलिक संकेतक भी प्राप्त दिया गया है। साथ ही सोहराय क्या है? एक त्योहार भी है। क्या है? एक त्योहार अर्थात एक पर्व भी है और किससे संबंधित है? तो पशु से संबंधित त्योहार है। इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो है चौथा विकल्प है ये छठ। छठ तो हो गया। होली, अब होली की बात करेंगे तो होली को जो है हम लोग झारखंडी लोग क्या बोलते हैं? फगुआ बोलते हैं। यानी कि होली का झारखंडी रूप क्या हो जाएगा? फगुआ। और फगुआ में ही फगुआ राग में गाना गाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। तो हो गया छठ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 ने 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड में जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो राज्यपाल कौन था? पहला है सैयद अहमद, दूसरा है MOH फारूक, तीसरा है सैयद सिप्ते रजी, चौथा है द्रौपदी मुर्मू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सैयद अहमद। अब हम लोग जानेंगे राष्ट्रपति शासन के बारे में। तो किसी भी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? तो जब वहाँ की जो है कानून व्यवस्था या वहाँ का जो है पॉलिटिकल व्यवस्था जो है ठीक नहीं रहता है, कोई सीएम बनने योग्य नहीं रहता है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और अनुच्छेद कितना के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और आपको बता दें कि झारखंड में जो है जब से झारखंड बना है, झारखंड कब बना है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी से लेकर 2025 ईस्वी तक जो है अब तक, यानी कि 3 बार जो है झारखंड में क्या है? राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। कब-कब लागू हुआ है? तो उसमें आपको बता दें कि पहली तो लगा है आपका 2009 में लागू हुआ था, दूसरी बार लगा था आपका 2010 में लागू हुआ था और तीसरी बार लगा है आपका 2013 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। यहाँ पर तीसरी बार का बात हो रहा है, तो तीसरी बार को हम लोग थोड़ा-सा डिटेल में ही बता देते हैं। तो तीसरी बार आपका लगा था, वो तारीख क्या था वो भी आपको हम बता देते हैं। तो तीसरी बार लगा था उस समय था आपका 18 जनवरी। 18 जनवरी 2013 में लगा था, जो कि आपका 12 जुलाई 12 जुलाई 2013 तक था। जनवरी से लेके आपका जुलाई तक 2013 में लागू था तीसरी बार राष्ट्रपति शासन। और उस समय जो राज्यपाल थे कौन थे? आपके सैयद अहमद थे। लेकिन आपको पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री आपके अर्जुन मुंडा थे। यानी कि अर्जुन मुंडा थे वही समय लागू हुआ था। और लेकिन ये नहीं कि राष्ट्रपति शासन के समय कोई सीएम रहता है, वो बात नहीं है। यानी कि लगने के समय अर्जुन मुंडा वहाँ के सीएम थे। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां जिला किस डिवीजन के भाग हैं? पहला है संथाल परगना, दूसरा है पलामू, तीसरा है उत्तरी छोटा नागपुर, चौथा है कुल्हान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुल्हान। कुल्हान प्रमंडल का हिस्सा है आपका क्या? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। ये तीनों के तीनों जिला आपका कुल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और आपको बता दें विस्तार में प्रमंडल के बारे में, ठीक है? तो आप सभी जानते हैं कि जब झारखंड बना उस समय झारखंड में 4 मंडल हुआ करते थे। 4 प्रमंडल हुआ करते थे, मंडल नहीं, 4 प्रमंडल हुआ करते थे। और ये जो कोल्हान प्रमंडल है ये 5वां प्रमंडल बनता है। और कोल्हान प्रमंडल कब बना है? तो कोल्हान प्रमंडल आपका बना है 2003 ईस्वी में। इस तरह से झारखंड में जो है वर्तमान में 5 प्रमंडल है, ये आपको याद रखना है। इन पाँचों प्रमंडल का नाम और मुख्यालय एक बार बता देते हैं, ठीक है? तो देखिए पहला हो जाएगा आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय हो जाएगा आपका हजारीबाग। दूसरा हो जाएगा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय हो जाएगा आपका रांची। तीसरा हो जाएगा आपका संथाल परगना, जिसका मुख्यालय हो जाएगा आपका दुमका। चौथा हो जाएगा आपका क्या? तो चौथा हो जाएगा आपका पलामू प्रमंडल, जिसका मुख्यालय हो जाएगा आपका मेदिनीनगर। क्या हो जाएगा? मेदिनीनगर। और 5वां प्रमंडल हो जाएगा आपका कोल्हान, और कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा हो जाएगा। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि मेदिनीनगर किस जिला का मुख्यालय है? पहला है पलामू, दूसरा है लातेहार, तीसरा गढ़वा, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। पलामू जिले का मुख्यालय क्या है? मेदिनीनगर। और मेदिनीनगर का ही पुराना नाम क्या है? पुराना नाम डाल्टनगंज है। क्या नाम है? डाल्टनगंज। डाल्टनगंज को ही आजकल क्या बोलते हैं हम लोग? मेदिनीनगर बोलते हैं। और मेदिनीनगर पलामू जिला का मुख्यालय है। और ये जो मेदिनीनगर है ये भी
किसी के नाम से लिया गया है, तो मेदिनीनगर जो है आपका मेदिनी राय के नाम से लिया गया है। क्या है? मेदिनी राय के नाम पर मेदिनीनगर रखा गया है। अब ये मेदिनी राय कौन है? तो चेरो वंशीय प्रतापी राजा का नाम मेदिनी राय था, उन्हीं के नाम पर मेदिनीनगर इस जगह को रखा गया है। ठीक है? अब पलामू की बात आया है तो हम लोग जान लेते हैं कि पलामू की स्थापना कब हुई है, यानी कि पलामू जिला कब बना है। तो पलामू जिला बना है आपका 1 जनवरी। ठीक है? 1 जनवरी 1892 ईस्वी को पलामू को जिला बनाया गया है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किस आयु पर अवकाश प्राप्त करते हैं? पहला है 50 वर्ष, दूसरा है 62 वर्ष, तीसरा है 65 वर्ष, चौथा है 70 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 62 वर्ष में रिटायर होते हैं, जबकि आपका जो है उच्चतम न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है? सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं या न्यायाधीश हैं वो 65 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं, लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट की बात कर रहा है तो हो जाएगा आपका 62 वर्ष। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। अब झारखंड के हाई कोर्ट का थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के जिक्र आया है तो कर ही लेते हैं। तो झारखंड का हाई कोर्ट जो है वो कब बना है? तो बना है आपका 15 नवंबर। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड हाई कोर्ट का निर्माण होता है, और इसी दिन क्या है, झारखंड एक नया राज्य भी बनता है। और जिस समय झारखंड उच्च न्यायालय का निर्माण होता है उस समय वह 21वें क्रम का था। कितना? 21वें क्रम का। लेकिन आपको बता दें कि वर्तमान में पूरे भारत में जो है आपका क्या है, 25 उच्च न्यायालय हैं, और 25वां उच्च न्यायालय का नाम अमरावती है। इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि ये जो झारखंड का उच्च न्यायालय है आपका रांची जिला में है। कहाँ है? रांची जिला में। रांची जिला में भी कहाँ? तो डोरंडा में। ठीक है? डोरंडा में। लेकिन डोरंडा में जो था उससे जो है थोड़ा-सा शिफ्ट कर दिया है। कुछ दिन पहले जो है इसे शिफ्ट कर दिया गया है कहाँ? तो धुरुआ में जो है झारखंड उच्च न्यायालय को शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है? तो झारखंड उच्च न्यायालय या कोई भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो है अवकाश प्राप्त करने की उम्र क्या होगा? 62। और वहीं पर अगर उच्चतम न्यायालय बोलता तो हो जाता 65। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल हो जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल ही करता है। अब राज्यपाल नियुक्ति करता है तो वो लोग भी जो है अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राज्यपाल को ही देंगे। ठीक है? चलिए, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी की बात हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड में कुल कितने दूरदर्शन केंद्र हैं? पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 7। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, 2। झारखंड में कुल 2 दूरदर्शन केंद्र हैं मुख्य रूप से। हालांकि रिले करके और बहुत जगह प्रसारित किया जाता होगा, लेकिन मुख्य रूप से जो है झारखंड में 2 ही दूरदर्शन केंद्र हैं। कहाँ-कहाँ है तो उसको भी बताते हैं। एक हो जाएगा आपका रांची में है, ठीक है? और दूसरा इसका भाग कहाँ है? तो इसका डाल्टनगंज में है, ठीक है? कहाँ है? डाल्टनगंज में। वही डाल्टनगंज जिसे हम लोग आजकल मेदिनीनगर कहते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि एनएच 33 यानी कि नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 33 सड़क की झारखंड में कुल लंबाई कितना है? पहला है 295 किलोमीटर, दूसरा है 333.50 किलोमीटर, चौथा है 370 किलोमीटर, तीसरा है 370 किलोमीटर, चौथा है 400 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 333.50 किलोमीटर एनएच 33 की लंबाई है झारखंड में। ठीक है? और ये जो एनएच 33 है इसके बारे में हम विस्तार में बताएंगे, ध्यान सुनिए। एनएच 33 को यानी कि नेशनल हाईवे 33 को जो है झारखंड में क्या कहा जाता है? झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। और यह झारखंड का सबसे लंबा नेशनल नेशनल हाईवे है। ये झारखंड की सबसे लंबी आपका क्या है? एनएच है। अब इनका जो है नया नाम हो गया है। एनएच का नया नाम अभी रखा गया है। इनका नया नाम रखा गया है। क्या रखा गया है? तो एनएच 20। एनएच 20 इसका नया नाम हो गया है, और यह बरही से बहरागोड़ा तक फैला हुआ है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। एनएच 33 क्या है? झारखंड का सबसे लंबा एनएच है, और इसे झारखंड की जीवन रेखा कहते हैं, और इसका नया नाम एनएच 20 हो गया है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर।
एक्चुअली होता क्या है ना कि कंटिन्यू हम बोल रहे हैं बिना पानी पिए हुए और आप लोग देख रहे होंगे कितना लाउडली बोलते हैं और कंटिन्यू बोल रहे हैं। तो मुँह थोड़ा-सा सूख जाता है तो ज़बान लड़खड़ाने लगता है। लास्ट जैसे क्वेश्चन पहुँचते हैं तब तक जो है एकदम ज़बान जो है साथ नहीं देने लगता है। लेकिन हम भी काफ़ी धैर्य के साथ करते रहते हैं। और 2 क्वेश्चन हैं इसको भी कर ही के छोड़ेंगे, ठीक है? आप लोग भी इतना मेहनत कीजिएगा तो आपका तो नौकरी लग ही जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड से गुजरने वाली राष्ट्रीय मार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? पहला है बाबर, दूसरा है अकबर, तीसरा है शाहजहाँ, चौथा है शेरशाह सूरी। तो ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, इसी को क्या कहा जाता है? जीटी रोड कहा जाता होगा। आप लोग ज़रूर इसका नाम सुने होंगे जीटी रोड। इसी को फुल नाम क्या बोला जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड। तो इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया है आपका शेरशाह सूरी ने करवाया है। ठीक है? शेरशाह सूरी ने। और झारखंड में जो है, इसका जो है कहाँ-कहाँ विस्तार है? तो आपको मिलेगा धनबाद में, ठीक है? धनबाद मिलेगा, हजारीबाग जिला में मिलेगा, हजारीबाग, बरही, यहाँ से ये आपका जीटी रोड गुजरता है। ठीक है? चलिए। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि राज्यपाल की पद अवधि कितने वर्षों की होती है? पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 7, चौथा है 6। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 5 वर्षों तक। ठीक है? राज्यपाल की ये जो समय अवधि होती है आपका 5 वर्षों के लिए होती है। और राज्यपाल का पद जो है आपका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति जब तक चाहे राज्यपाल को पद पर बने रहने के लिए छोड़ सकते हैं या जब चाहे उसे हटा भी सकते हैं। लेकिन सामान्यतः जो है उनका पद जो होता है या टाइमिंग जो होता है 5 साल के लिए होता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी कौन होता है? पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है विधानसभा अध्यक्ष, तीसरा है मुख्य सचिव, चौथा है कैबिनेट सचिव। तो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का काम कौन करता है? इसमें कोई डाउट नहीं, ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री। ठीक है? तो मंत्री लोग के बारे में जो भी कुछ बताना है या चर्चा करना है तो मुख्यमंत्री साहब राज्यपाल को बताते हैं और राज्यपाल कुछ संदेश भेजते हैं तो उसको भी पहले मुख्यमंत्री को बताया जाता है, फिर मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद से साझा करते हैं। तो इस तरह से जो है कड़ी का काम यानी कि बीच वाला जो है व्यक्ति कौन है? आपके सीएम है यानी कि मुख्यमंत्री हैं। ठीक है? तो ऑलरेडी जो है इतना लंबा क्लास हो चुका है यानी कि काफ़ी बोल चुके हैं, तो लास्ट वाला क्वेश्चन को जो है ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं और क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे केवल अनुरोध है कि इसको जो है जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को जिसको भी लगता है कि ये उपयोगी है क्लास या उनके लिए ज़रूरत है तो उनको शेयर कर दीजिएगा। इतना ज़रूर कीजिएगा और प्रतिक्रिया स्वरूप जो है आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग को जो लगता है कि सर को भी कुछ सुझाव देना है तो आप लोग जो है 93 34 40 05 26 में जो है मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें सुझाव दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।